हम संगठन किसे कहते हैं? संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम एकत्रित होते हैं। यानी संगठन एक मानवीय संगठन होता है जो किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है वो एक समूह में एकत्रित होते हैं। इसको हम संगठन कहते हैं। ये संगठन दो प्रकार के होते हैं। संगठन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है व्यावसायिक संगठन और दूसरा होता है गैर व्यावसायिक संगठन। व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य होता है लाभ कमाना और गैर व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य होता है सेवा करना। यानी कि हर संगठन के अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के दो संसाधन होते हैं। एक होता है मानवीय संसाधन और दूसरा होता है भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन में हम शामिल करते हैं मानव को और भौतिक संसाधनों में हम शामिल करते हैं भूमि, पूंजी, मशीन, माल, मुद्रा और बाजार। इन संगठनों के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन संसाधनों के हिसाब से व्यावसायिक संगठन तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एकाकी व्यापार, एक होता है साझेदारी और एक होता है कंपनी। एकाकी व्यापार जिसमें एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, यानी कि उसके लाभ और हानि पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। साझेदारी में जिसमें 20 या 20 से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से धन का विनियोग करके और व्यवसाय का संचालन करते हैं। और कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसको वो समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक प्राकृतिक मानव को होते हैं। अब प्रत्येक हम जीवन में और व्यवसाय में व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए हमारे देश में 1 सितंबर 1872 को एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था भारतीय अनुबंध अधिनियम। ये अधिनियम पूर्व में जम्मू कश्मीर स्टेट में लागू नहीं होता था, लेकिन वर्तमान समय में अब लागू होने लग गया है क्योंकि वहां धारा 377 हट गई है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 हमारे देश में 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। ये भारत में सभी व्यावसायिक और दैनिक जीवन में किए जाने वाले व्यवहारों पर लागू होता है।
ये अधिनियम अनुबंध के पक्षकारों मध्य संबंधों की व्याख्या करता है और उनके मध्य अधिकार और दायित्वों की भी व्याख्या करता है और उनको परिभाषित करता है। अनुबंध समझने के पूर्व हमें पहले ठहराव को समझना आवश्यक है। ठहराव का निर्माण होता है प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इज इक्वल टू अनुबंध। प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा न करने के लक्ष्य से अपनी बात प्रस्तुत करता है और दूसरा व्यक्ति, दूसरा पक्षकार उसकी सहमति प्रदान कर देता है तो ये कहलाता है प्रस्ताव। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 अंडर सेक्शन 2H के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो कि राजनीति द्वारा प्रवर्तनीय होता है। यहाँ प्रवर्तनीय का मतलब है कि ऐसा ठहराव, यानी कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव रखता है जो कि राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी कानून उसको मान्यता प्रदान करता है। कानून उसको मान्यता प्रदान करता है। चलो दूसरी बात है, कानून मान्यता ही प्रदान नहीं करता है बल्कि पक्षकारों के मध्य वैधानिक अधिकार और दायित्व भी उत्पन्न करता है। तभी वह क्या होगा? राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होगा, तभी ऐसा ठहराव अनुबंध का रूप धारण कर सकता है, अन्यथा वह ठहराव ही रह जाता है, अनुबंध का रूप धारण नहीं कर सकता है।
इसलिए भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H में ये कहा गया है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो कि राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। प्रवर्तनीयता का मतलब होता है कि जब भी कोई ऐसा ठहराव जो कि कानून जिसको मान्यता प्रदान करता है, जो कि पक्षकारों के मध्य वैधानिक उत्तरदायित्व अधिकार उत्पन्न करता है, वैधानिक संबंध स्थापित करता है, वही ठहराव अनुबंध का रूप धारण करता है और अन्य ठहराव ही रह जाते हैं। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो कि पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है तथा साथ ही उनकी व्याख्या करता है। न्यायाधीश सामंत। न्यायाधीश सामंत ने अनुबंध को परिभाषित करते हुए कहा है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है। क्या है? एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है और साथ ही उनकी व्याख्या भी करता है। दायित्व यानी कि एक पक्षकार, जैसे अक्ष और वाई दो पक्षकार हैं, अक्ष ने वाई को मारुति 800 बेचने का प्रस्ताव रखता है। अक्ष ने वाई को कहा कि मैं मेरी मारुति कार 800 रुपए में बेचना चाहता हूँ। वाई जो है इस बात को स्वीकार कर लेता है और 1000 रुपए उसको 50,000 रुपए में बेचने का प्रस्ताव देता है। 1000 रुपए उसको अग्रिम राशि दे देता है और लिखित में क्या कर लेते हैं? अनुबंध कर लेते हैं। उसके बाद अनुबंध में ये शर्तें तय कर लेते हैं कि जिस दिन हम कागज ट्रांसफर करवाएंगे इसकी, उस दिन हम 49,000 रुपए आपको पेमेंट कर देंगे। अब क्या हुआ कि ये जो शर्तें हैं, ये जो अधिकार है, ये किस दिन पेमेंट करेगा? जिस दिन वो कागज ट्रांसफर करेगा, जिस दिन वो गाड़ी के कागज उनके नाम से स्थानांतरित करेगा, गाड़ी उनके नाम से आरसी बन जाएगी, उस दिन वह 49,000 रुपए उसको पेमेंट कर देगा वाई अक्ष को। यानी कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य क्या करता है? दायित्व उत्पन्न करता है। दोनों पक्षकारों का क्या दायित्व है? अक्ष जो है वो वाई को पेमेंट करेगा 50,000 रुपए का और वाई जो है अक्ष से गाड़ी लेगा। दोनों पक्षकारों के मध्य जो अधिकार और दायित्व है उनकी व्याख्या करता है, उनको उत्पन्न करता है, उनको परिभाषित करता है, वो ही ठहराव क्या कहलाता है? अनुबंध कहलाता है। तो न्यायाधीश सामंत ने कहा है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो कि पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है तथा साथ ही उनको व्याख्या भी करता है और उनको परिभाषित भी करता है। अनुबंध की परिभाषा से कुछ बातें स्पष्ट होती है। अनुबंध करने के लिए दो तत्व आवश्यक है। पहला है ठहराव,
दूसरा है राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता। ठहराव यानी कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी भी कार्य को करने अथवा न करने के लक्ष्य से वो कोई बात रखता है तो वो कहलाता है प्रस्ताव। और दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव करने वाले पक्षकार के समक्ष उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में, कार्य करने या न करने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान कर देता है तो ये कहलाती है स्वीकृति। यदि वह सहमति हाँ में भर देता है तो यह बन जाता है ठहराव। और यदि ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता का अंश रखता है यानी कि कानून उसको मान्यता प्रदान करता है तो ऐसा ठहराव क्या बन जाता है? अनुबंध। यानी कि ठहराव प्लस राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता इज इक्वल टू अनुबंध। जैसे बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, बिना किसी क्षेत्र में यदि धारा 144 लागू है और यदि उल्लंघन करके हम वहां पर कोई रैली या प्रदर्शन करते हैं, यानी इस तरह का ठहराव। यदि एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के समक्ष बिना लाइसेंस लिए ही शराब की विक्रय का अनुबंध करता है, ठहराव करता है, तो ऐसे ठहराव को क्या है? राजनियम अनुमति नहीं देता है, कानून उसको मान्यता प्रदान नहीं करता है। बिना लाइसेंस के यदि हथियार का क्रय विक्रय करता है या अपने पास रखने का अनुबंध करता है, धारा 144 के दौरान यदि कोई रैली या प्रदर्शन किया जाता है, उस क्षेत्र में करने के लिए कोई अनुबंध किया जाता है, तो ऐसा ठहराव ही रह जाता है। यानी ऐसे समस्त ठहराव जो कानून की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देता है, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। जैसे हम कोविड में मास्क नहीं लगाते हैं, यदि हम 6 फीट की दूरी नहीं रखते हैं तो क्या है? कानूनी रूप से हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या है? ऐसे समस्त ठहराव जो कानून की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देता है, कानून की प्रावधानों का उल्लंघन कर देता है, ऐसा ठहराव ही रह जाता है, राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है। तो ऐसा ठहराव अनुबंध का रूप धारण नहीं करता है। तो एक वैध अनुबंध के लिए या एक वैधानिक अनुबंध के लिए 2 तत्व होने आवश्यक है। पहला ठहराव यानी कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, और दूसरा राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता यानी कानून जिसको मान्यता प्रदान करता है। एक वैधानिक अनुबंध के आवश्यक तत्व। हाँ, तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को एग्जामिनेशन फॉर्म में नीचे जाओ सर, वो बोल रहे हो यहाँ लेक्चर हो रहा, नीचे जाओ। एक वैधानिक अनुबंध के सबसे पहली विशेषता है एक से अधिक पक्षकार। एक वैधानिक अनुबंध के लिए या एक अनुबंध का निर्माण करने के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने आवश्यक हैं।
क्योंकि एक ही पक्षकार या एक ही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष न तो कोई प्रस्ताव रख सकता है और नहीं वह स्वयं ही सहमति प्रदान कर सकता है। इसलिए ठहराव का निर्माण करने के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए, एक व्यक्ति प्रस्ताव रखने वाला तथा दूसरा व्यक्ति सहमति प्रदान करने वाला। तो जो प्रस्ताव रखने वाला होता है वह कहलाता है वचनदाता या प्रस्तावक, और जो सहमति प्रदान करता है, जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है, वह कहलाता है स्वीकृति प्रदान करने वाला यानी कि वचन ग्रहीता या प्रस्ताव ग्रहीता। तो एक ठहराव या अनुबंध के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने अनिवार्य हैं। दूसरा है ठहराव। एक अनुबंध के लिए दोनों पक्षकारों के मध्य ठहराव का भी होना अनिवार्य है, यानी कि एक व्यक्ति प्रस्ताव रखेगा और दूसरा व्यक्ति उसकी स्वीकृति प्रदान करेगा। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष क्या करेगा, किसी भी कार्य को करने अथवा न करने के लक्ष्य से क्या करता है, प्रस्ताव रखता है, और दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने व न करने के लक्ष्य से अपनी सहमति या असहमति प्रदान करता है। सहमति प्रदान करता है तो वो क्या बन जाता है, ठहराव बन जाता है। यदि असहमति प्रदान करता है तो वह ठहराव का रूप धारण नहीं कर सकता है। वैधानिक संबंध स्थापित करना। दोनों पक्षकारों के मध्य जो ठहराव किया जाता है, उन दोनों पक्षकारों के मध्य जो इच्छा होनी चाहिए वो वैधानिक संबंध स्थापित करने की होनी चाहिए। यदि उनकी इच्छा वैधानिक संबंध स्थापित करने की नहीं है तो ऐसे ठहराव ही रह जाते हैं, अनुबंध का रूप धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे सामाजिक ठहराव, पारिवारिक ठहराव, राजनीतिक ठहराव, ये क्या है, ये ऐसे ठहराव हैं जो वैधानिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं। सामाजिक ठहराव जैसे हम किसी भी शादी समारोह में शामिल होते हैं और खाना खाने के लिए जाते हैं, हमें कोई इनविटेशन देता है और यदि वहां पर भोजन समाप्त हो जाता है तो हम उसके विरुद्ध भोजन हम यदि किसी होटल में करते हैं, जो हम उसका पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट प्राप्त करने के लिए, वो धनराशि प्राप्त करने के लिए हम उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक ठहराव दोनों ही पक्षकारों के मध्य वैधानिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं। परिवार में जैसे ठहराव माँ और बेटे के बीच, भाई और बहन के बीच, पति और पत्नी के बीच जितने भी प्रस्ताव और स्वीकृति दी जाती है, ऐसे ठहराव भी वैधानिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि पति पत्नी के विरुद्ध और पति जो है वो पत्नी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। जैसे रक्षाबंधन पर यदि भाई ने बहन को मोबाइल गिफ्ट करने का वादा किया है, यदि वो नहीं करता है तो बहन जो है उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसे ठहराव स्वाभाविक स्नेह और प्रेम के वशीभूत किए जाते हैं, जो कि वैधानिक संबंध स्थापित नहीं करते, वैधानिक अधिकार और उत्तरदायित्व स्थापित नहीं करते हैं। राजनीतिक ठहराव जैसे चुनावों के दौरान बड़े बड़े नेता आकर के अपने चुनावी भाषण में कई राजनीतिक मांगों को पूरा करने के लिए अपने प्रस्ताव रखते हैं। हम ये विकास कर देंगे, हम ये टंकी बना देंगे, हम ये रोड बना देंगे, हम इतने रोजगार दे देंगे, लेकिन यदि वो उसकी पूर्ति नहीं करते हैं तो उस राजनेता के विरुद्ध हम कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक ठहराव भी उस नेता और जनता के बीच केवल एक प्रस्ताव है जिसको कानून मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। वो वैधानिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं, वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न नहीं करते हैं। इसलिए सामाजिक ठहराव, पारिवारिक ठहराव, राजनीतिक ठहराव ये ऐसे ठहराव हैं जो कि वैधानिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं। इसलिए कहा गया है कि अनुबंध जो है वो
के क्षण नहीं है, सॉरी, फुर्सत के क्षणों का खेल नहीं है और नहीं ये हंसी मजाक का मामला होना चाहिए। इसके परिणामों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में एक वैधानिक अनुबंध के संबंध में कहा गया है कि अनुबंध जो है वो फुर्सत के क्षणों का खेल नहीं है और नहीं वह हंसी मजाक का मामला होना चाहिए, जिसके परिणामों को हंसी मजाक में उड़ा देना या उसकी अपेक्षा करना उचित नहीं है, क्योंकि अनुबंध कई बार ये सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक ठहरावों के अतिरिक्त यदि आपने हंसी मजाक में भी यदि कोई लीगल, कोई वैधानिक अनुबंध कर लिया है तो ऐसा अनुबंध की जो शर्तें हैं उनकी पालना करने के लिए दोनों ही पक्षकार, वचनदाता और वचन ग्रहीता यानी कि प्रस्ताव रखने वाला और सहमति प्रदान करने वाला, दोनों को ही इसकी पूर्ति करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो जाते हैं। इसलिए ये नहीं तो इसको कोई खेल समझना चाहिए, नहीं इसको समय पास करने या हंसी मजाक करने का कोई एक साधन समझना चाहिए।